नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। वीटो शक्ति के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप प्रस्ताव पर भारत ने चिंता व्यक्त की। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसक वारदातों और हत्याओं में काफी कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट में रेत के उपयोग पर पुनर्विचार करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपदाओं में वृद्धि से महिलाओं की इरादतन हत्याओं में बढ़ोतरी हुई है और सरकार खनन की गई कोयला भूमि पर अक्षय ऊर्जा और कोल बेड मीथेन निष्कर्षण परियोजनाओं की स्थापना करेगी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वीटो शक्ति के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप प्रस्ताव पर भारत ने चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वीटो शक्ति के उपयोग से संबंधित एक संकल्प को सर्वसम्मति से अपना लिया है। इस संकल्प के मुताबिक यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो का इस्तेमाल किया जाता है तो महासभा की बैठक अपने आप 10 दिनों के भीतर आयोजित हो जाएगी। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वीटो के इस्तेमाल की जांच करते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। ये प्रस्ताव लिंचेस्टीन ने 83 सह प्रायोजकों की ओर से प्रस्तुत किया था। भारत इन सह प्रायोजकों में शामिल नहीं था। इस संकल्प पर भारत का पक्ष ये है कि भारत ने सैद्धांतिक रूप से वीटो को समाप्त करने की मांग की है। भारत का ये भी कहना है कि जब तक वीटो जारी रहता है तब तक इसके इस्तेमाल का अधिकार नए स्थायी सदस्यों को भी दिया जाना चाहिए। भारत ने इस संकल्प के प्रभावी होने पर भी संदेह प्रकट किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा परिषद में किसी मुद्दे पर गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों के लिए आपातकालीन आधार पर चर्चा करने के लिए पहले से ही तंत्र मौजूद है। यहाँ तक कि ये तंत्र उन मुद्दों पर कार्रवाई करने में सक्षम भी बनाते हैं। इस प्रस्ताव पर भारत की 5 चिंताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार संबंधी भारत की ये 5 चिंताएं हैं, जिनमें कि वीटो शक्ति में सुधार भी शामिल है। इसमें शामिल है सदस्यता की श्रेणियां, 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो का प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विस्तारित सुरक्षा परिषद का आकार और उसके कार्य करने के तरीके तथा सुरक्षा परिषद और महासभा के बीच संबंध। और आइए अब आपको बताते हैं क्या है वीटो शक्ति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य यानी P5 हैं चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। इन्हें किसी भी मौलिक संकल्प को वीटो करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 के तहत किसी मामले पर स्थायी सदस्यों की सहमति वाले मतों की आवश्यकता होती है। इस कारण से वीटो की शक्ति को महान सर्वसम्मति के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसक वारदातों और हत्याओं में काफी कमी आई है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2020 में देश में नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाओं में 41% और हत्याओं में 54% की कमी आई है। ऐसी घटनाओं वाले क्षेत्रों में भी काफी कमी आई है। अब देश में माओवादी हिंसा के 88% मामले केवल 30 जिलों से ही संबंधित हैं। देश में सक्रिय वामपंथी उग्रवाद संगठनों में से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे शक्तिशाली बनी हुई है। स्थिति में समग्र सुधार कई कारणों से हुए हैं, जैसे कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की संख्या और क्षमता बढ़ाई गई है। उग्रवाद के खिलाफ अभियानों के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी की जा रही है और नक्सलवाद की उत्पत्ति पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विकास की कमी और गरीबी के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई थी। नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल राज्य के नक्सलबाड़ी नामक एक गांव से लिया गया। यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नक्सलियों को उग्र वामपंथी कम्युनिस्ट माना जाता है। वे माओवादी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। ये विचारधारा सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह की लामबंदी और रणनीतिक गठबंधनों की संयुक्त रणनीति के माध्यम से राज्य की सत्ता पर नियंत्रण करने का एक सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं। गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2017 में समाधान पहल शुरू की थी। इसके अलावा सरकार का बहुआयामी दृष्टिकोण इस पर कार्य कर रहा है। इसमें सरकार
सरकार की नीति के तहत सुरक्षा उपाय, विकासात्मक उपाय, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करना और धारणाओं में बदलाव शामिल है। वहीं राज्यों की भूमिका देखें तो शासन में सुधार, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में सुधार, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना आदि शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका की बात करें तो राज्य सरकारों के साथ समन्वय, निगरानी और सहायता, केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती करवाना, सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं, सुरक्षा संबंधी व्यय, विशेष अवसंरचना योजना, बेहतर सुरक्षा वाले पुलिस स्टेशन आदि। इसके अलावा खुफिया जानकारी साझा करना और विकास प्रमुख पहलें शामिल हैं। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट में रेत के उपयोग पर पुनर्विचार करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने की सलाह दी है। हाल ही में यूएनईपी ने सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी 10 स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस टू अवॉइड अ क्राइसिस इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य लक्ष्य हैं रेत खनन और इसके उपयोग और दुष्प्रभाव के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना, नीति निर्माताओं से रेत खनन से जुड़ी नीतियों पर विचार करने और उन्हें अपनाने का आग्रह करना, सभी क्षेत्रों में साझा उद्देश्यों पर विचार करना जो न्याय संगत और जिम्मेदारी पूर्ण रेत खनन प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सके। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो रेत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने में, जैव विविधता को बनाए रखने में, आर्थिक विकास का समर्थन करने में और समुदायों को आजीविका प्रदान करने में रणनीतिक भूमिका निभाती है। रेत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के सभी 17 लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। वर्तमान में रेत खनन की दर प्राकृतिक रूप से रेत के निर्माण की दर से ज्यादा है। इस कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो रही है। नदी और तटीय या समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्रों से रेत का खनन किया जाता है। यहाँ इसका खनन पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुँचाता है। रेत खनन का प्रभाव ये होगा कि इससे अपरदन को बढ़ावा मिलेगा। इससे समुदायों और आजीविका दोनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इससे भूजल प्रदूषित होता है। ये नदी तल में बदलाव लाता है। इससे नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। ये तटबंधों को नुकसान पहुँचाता है और फिर बाढ़ का कारण बनता है। ये जलीय जीव और सूक्ष्म जीवों के पर्यावास को नष्ट करता है। ये भूजल के पुनर्भरण को भी प्रभावित करता है। इससे उपजाऊ भूमि और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। भारत में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत रेत को गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1957 के अधिनियम ने राज्यों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि पर्यावरण में रेत की विविध भूमिकाओं को देखते हुए इसे एक रणनीतिक संसाधन के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। खनिज अधिकारों और सहमति के माध्यम से रेत संसाधनों का स्वामित्व और उस तक पहुंच के नियम बनाए जाने चाहिए। निर्णयों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रेत संसाधनों का मानचित्रण, निगरानी और रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली की जानी चाहिए और प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देकर शेष नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। रेत के उपयोग को कम करके संसाधन दक्षता और चक्रीय प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपदाओं में वृद्धि से महिलाओं की इरादतन हत्याओं में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसका शीर्षक है आवर वर्ल्ड एट रिस्क, ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस फॉर अ रिजिलिएंट फ्यूचर। ये रिपोर्ट आपदाओं में लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित सतत विकास लक्ष्य डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। इस रिपोर्ट में आपदा के सामाजिक प्रभाव भी रेखांकित किए गए हैं, जैसे कि इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बाढ़ और चक्रवात की वजह से विस्थापन और प्रवास संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है। इन बढ़ते मामलों से लोगों की तस्करी के खतरे में भी बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 महामारी के दौरान निगरानी के क्रम में शैडो पैंडेमिक के रूप में व्यवस्थागत लिंग आधारित हिंसा का मुद्दा भी प्रकाश में आया है। आपदाओं के बाद और आपदाओं की चरम स्थिति में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा बढ़ जाती है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य रोकथाम की नीतियों के माध्यम से भूकंप, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबंधन चक्र के अलग अलग चरणों में रोकथाम, उपशमन, तैयारी, कार्रवाई और पुनर्बहाली शामिल है। आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भारत द्वारा आरंभ की गई पहलों में भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तमिलनाडु और पुडुचेरी तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना चलाई जा रही है। भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के मुताबिक आपदा से मतलब है जोखिम, सुभेद्यता और क्षमता की स्थितियों के साथ खतरनाक घटनाओं का सामना करने की वजह से किसी समुदाय के समक्ष या समाज के कामकाज में उत्पन्न हुई गंभीर बाधा से। इससे मानवीय, भौतिक और आर्थिक तथा पर्यावरणीय नुकसान और प्रभाव पैदा होते हैं। सरकार खनन की गई कोयला भूमि पर अक्षय ऊर्जा और कोल बेड मीथेन निष्कर्षण परियोजनाओं की स्थापना करेगी। कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन की जा चुकी भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में ऐसी भूमि पर तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, कोल बेड मीथेन निष्कर्षण इकाइयों और कोयले से रसायन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस का एक परंपरागत रूप है। ये कोयले के भंडार या कोयला संस्तरों में पाया जाता है। इसका निर्माण कोयला बनने और वनस्पति पदार्थों के कोयले में बदलने की प्रक्रिया के दौरान होता है। कोल बेड मीथेन कोयला और मीथेन रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान बनता है। इस रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान कोयला जल से संतृप्त हो जाता है और मीथेन कोयला संस्तरों में फंस जाती है। इस तरह से कोल बेड मीथेन प्राप्त होती है। कोल बेड मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में सीएनजी वाहनों में और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में, रोलिंग मिल में, इस्पात संयंत्रों में और मेथनॉल उत्पादन में किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोल बेड मीथेन की क्षमता का दोहन करने के लिए कई कानूनों के तहत कोल बेड मीथेन नीति तैयार की है। तेल क्षेत्र विनियम और विकास अधिनियम 1948 और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959। वर्ष 2020 की स्थिति के मुताबिक भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इस तरह से कोल बेड मीथेन के अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं मौजूद हैं। भारत के कोयला और कोल बेड मीथेन भंडार 12 राज्यों में विद्यमान हैं। सर्वाधिक भंडार पूर्वी भारत के गोंडवाना अवसादों में स्थित हैं। दामोदर कोयला घाटी और सोन घाटी कोल बेड मीथेन विकास के संभावित क्षेत्र हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। रायसीना संवाद 2022 ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। ये वैश्विक समुदाय के सम्मुख आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे वर्ष 2016 में प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका नाम रायसीना पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। इस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस कारण इसे भारत सरकार का सत्ता आसन भी कहा जाता है। इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है, जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। ये समकालीन भू राजनीति और भू आर्थिक मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है। ये नीति, व्यापार, मीडिया, नागरिक समाज, रक्षा और विदेश नीति से संबंधित वैश्विक नेताओं को एक साथ लाता है। मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना। हाल ही में मेघ-EA यानी कि मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना की ई प्रस्ताव प्रणाली ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 प्राप्त किया है। मेघ-EA परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और गवर्नेंस में सुधार करना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय सरकार ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। मेघ-EA 6 स्तंभों में विस्तारित है: अभिशासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मेघालय को एक उच्च आय वाला राज्य बनाना है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जो भारत के राष्ट्रीय भारत उद्यम स्थापत्य पर आधारित है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने लगातार तीसरे वर्ष भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है। ये दर्जा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो धार्मिक स्वतंत्रता के सबसे गंभीर उल्लंघनकर्ता के रूप में पाए जाते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस को भी CPCs यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स के रूप में नामित किया जाता है। USCIRF एक स्वतंत्र और द्विपक्षीय अमेरिकी संघीय सरकारी एजेंसी है। इसे वर्ष 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट द्वारा गठित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर अमेरिकी कांग्रेस के लिए एक सलाहकारी निकाय है। ये एजेंसी विदेशों से धार्मिक स्वतंत्रता या विश्वास के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करती है, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 18।
व्हाइट गुड्स एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए पीएलआई योजना। इस योजना को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण घटक पारितंत्र निर्मित करना है, साथ ही भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाना है। ये योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। व्हाइट गुड्स उद्योग में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ड्रायर, डिश वॉशर और एलईडी लाइट्स इत्यादि शामिल हैं। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों में कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर प्रोत्साहन प्रदान करना और स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। ट्रेम स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंड। केंद्र सरकार कृषि उपकरणों के लिए ट्रेम स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा सकती है। नए ट्रेम 4 उत्सर्जन मानदंड अप्रैल 2022 से 50 हॉर्स पावर से बड़े इंजन वाले ट्रैक्टरों पर लागू होंगे। इसके विपरीत 50 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले इंजन ट्रेम 3A मानदंडों द्वारा शासित होंगे, जो कि समग्र उद्योग का एक बड़ा हिस्सा है। वर्तमान में ट्रेम 3A उत्सर्जन मानदंड विभिन्न हॉर्स पावर श्रेणियों वाले ट्रैक्टरों के लिए लागू किए गए हैं। ये मानदंड पहली बार अप्रैल 2010-11 में लागू किए गए थे। 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले भारत स्टेज 5 मानकों में विभिन्न श्रेणी के इंजन शामिल हैं। इनमें 8 किलोवाट से भी छोटे इंजनों से लेकर 560 किलोवाट जैसे बड़े इंजन तक शामिल हैं। केनाइन डिस्टेम्पर। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने एशियाई शेरों के लिए केनाइन डिस्टेम्पर वायरस वैक्सीन विकसित करने के साथ साथ उसका प्रथम परीक्षण भी पूर्ण कर लिया है। केनाइन डिस्टेम्पर पैरामाइक्सो वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। ये शरीर के तरल पदार्थों जैसे कि संक्रमित मूत्र, रक्त और लार से प्रसारित होता है। ये वायरस कुत्ते के बच्चों और वयस्क कुत्तों के श्वसन, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। ये वायरस शेरों, बाघों, तेंदुओं और अन्य जंगली बिल्लियों के साथ सील्स में भी प्रसारित हो सकता है। सीडीवी का वर्तमान में कोई ज्ञात उपचार नहीं है। ट्रेस मेटावर्स टोकन। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BitBNS ने अपने प्लेटफॉर्म पर मेटावर्स टोकन ट्रेस को सूचीबद्ध किया है। इस टोकन को सूचीबद्ध करने के साथ ही ये भारत का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है। मेटावर्स टोकन मेटावर्स के भीतर लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा है। उपयोगकर्ता सामान निर्मित, खरीद और बेच सकते हैं, साथ ही फंड को भी टोकनाइज कर सकते हैं। महापाषाण कालीन गुफा मिली। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कदबा तालुक में महापाषाण काल की एक रॉक कट गुफा मिली है, यानी कि शैल कर्तित गुफा मिली है। इसमें एक वेदी जैसा गड्ढा और लाल तथा काले रंग के मृदभांड के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हैं। महापाषाण यानी बड़ा पत्थर। इसका उपयोग किसी स्मारक या संरचना के निर्माण के लिए किया जाता है। इन संरचनाओं का निर्माण या तो समाधि स्थलों या फिर किसी की याद में बने स्मारकों के रूप में किया जाता था। महापाषाण कालीन समाधि स्थलों में पत्थर के घेरे और मेनहिर पाए जाते थे, लेकिन दक्षिण कन्नड़ में मिली गुफा में एक कब्र पर एक वृत्त या शून्य अंकित है। भारत में महापाषाण स्थल अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय भाग, दक्कन के पठार, विंध्य और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखे जाते हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्री नारायण गुरु, ये केरल के एक हिंदू संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के विचार का प्रचार किया था और देशभक्ति को आध्यात्मिक आयाम प्रदान किया था। इनके मूल्यों में शामिल है सत्य, नैतिकता, करुणा, सत्यनिष्ठा, साहस और अनीति परायणता। श्री नारायण गुरु की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 1903 में डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू ने श्री नारायण गुरु के मार्गदर्शन में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। इस संस्था ने वंचित एजवा समुदाय के आध्यात्मिक उत्थान और शिक्षा की दिशा में कार्य किया था। इन्होंने निम्न समझी जाने वाली जातियों के लिए त्रावणकोर में मंदिर में प्रवेश के लिए वाइकोम सत्याग्रह का समर्थन किया था, जो कि वर्ष 1924 से 25 के दौरान चलाया गया था। श्री नारायण गुरु की रचनाओं में देव दशकम, अनुकंपा दशकम आदि शामिल हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।